बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा ये सेशन लीव रूल्स को हम कवर करेंगे और ये लीव रूल्स जितने भी फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का जानना बहुत ज़रूरी है। लीव चूँकि हर उस फर्द का एक इशू बन जाता है या उसकी नॉलेज की बात आ जाती है जो भी गवर्नमेंट की सर्विस में आता है, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट की सर्विस में। सो ये हम कोर्स को किसी स्पेसिफिक एग्जाम के साथ लिंक नहीं कर रहे, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और एफपीएससी के मुख्तलिफ एग्जाम जिसमें लीव रूल्स को शामिल किया जाता है, तो ये कोर्स आपके लिए मुफीद है। सो इस लीव रूल्स को हम रिवाइज्ड लीव रूल्स 1980 भी कहते हैं और ये एक जो एसआरओ है 1313/I/80 ये इसका सीरियल नंबर है, जिसके मुताबिक ये इसकी पब्लिकेशन हुई थी। एन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 25 ऑफ द सिविल सर्विस एक्ट 1973, द प्रेसिडेंट इज प्लेस्ड टू मेक द फॉलोइंग रूल्स। तो ये फाइनली इसके अप्रूवल किसने दी थी? प्रेसिडेंट ने। और जो ये रूल बनाए गए हैं ये सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन 25 यानी कि सिविल सर्वेंट्स एक्ट को अप्लाई करने के लिए या उसके एप्लीकेशन के लिए फर्दर रूल बनाए जा सकते हैं और ये सेक्शन 25 इसकी पावर देता है। और इसी सेक्शन की अथराइजेशन के बाद ये लीव रूल्स बनाए गए और इसकी प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दी। अच्छा जी, इसका रूल 1 जो है शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन है कमेंसमेंट के साथ डील करता है और इसका सब रूल 1 कहता है दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1980। सो ये आपने याद रखना है कि ये लीव रूल्स 1980 नहीं बल्कि रिवाइज्ड लीव रूल्स 1980। बेसिकली ये 1980 में ही रूल्स बनाए गए थे, लेकिन वक्तन फवक्तन उनके अंदर रिवीजन होती रही। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये अब तक के जो रिवाइज्ड लीव रूल्स हैं 1980 उनकी हम बात कर रहे हैं। और ये अब हम जब इनको कवर कर रहे हैं, ये दिसंबर 2024 की बात हो रही है। लेकिन हो सकता है कि कोई बाद में भी रिवीजन आए तो उसमें भी आपने देख लेनी है, कुछ चेंजेस आती हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लें अगर दिसंबर 2024 के बाद आती है तो। अच्छा, इसका सब रूल 2 कहता है ये इसकी एप्लीकेशन के हवाले से है, दे शैल अप्लाई टू ऑल सिविल सर्वेंट्स। किसको अप्लाई होगा? ये ऑल सिविल सर्वेंट्स अदर देन दोज हु वर एम्प्लॉयड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1978, यानी कि जो 1 जुलाई 1978 से पहले के लोग हैं और जिन्होंने इस लीव रूल को का ऑप्शन नहीं दिया तो उन पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। और उसके बाद अगर कोई एनरोलमेंट होता है या एम्प्लॉयमेंट उसको मिलती है तो उस पर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे। यानी कि अगर कोई 1 डे ऑफ जुलाई 1978 से पहले का एक जॉब में है एंड ऑप्टेड नॉट टू बी गवर्न्ड बाय द रिवीजन ऑफ लीव रूल्स इशूड अंडर द फाइनेंस डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, ये जो दिया गया एंड 21 सितंबर 1978 को जो मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस डिवीजन ने एक इसकी पब्लिकेशन की थी, तो उसके अलावा उसने कहा था कि यानी कि वो कहते हैं कि जी हम रिवाइज्ड लीव रूल जो फाइनेंस डिवीजन ने इशू किए हम इनके मुताबिक गवर्न नहीं करेंगे। जो इससे पहले जो लीव के रूल्स या जो भी एक तरीक़ाकार था लीव का, हम उसी के मुताबिक अपनी छुट्टी लेन देन का जो मामला है उसको लेके चलेंगे। सो वो इससे एग्जाम्प्ट है और उसके बाद जितने भी एम्प्लॉयमेंट में आएंगे उन पर ये लागू होगा। अच्छा जी, ये लागू कब होगा? दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये रिवाइज्ड लीव रूल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो ही ये इनका नोटिफिकेशन हुआ था फाइनेंस डिवीजन की तरफ से, इनकी एप्लीकेशन हो गई थी। अच्छा जी, यहां पे आ जाता है एक कंसेप्ट व्हेन लीव अर्न्ड के छुट्टी कब कमाई जाती है। यानी कि अब हमारे मेरे क्रेडिट पे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी ईयर 2024 ये चल रहा है, तो जो अगर मुझे कैजुअल लीव मिलती है जिसको हम सीएल कहते हैं और जो एनुअल लीव होती है जिसको हम सालाना छुट्टी कहते हैं या एलएफपी कहते हैं, लीव विद फुल पे, सो ये आपकी जो क्रेडिट पे जाती है वो किस तरह से काउंट होती है? अर्न्ड मतलब जो आपने सर्विस की है उस सर्विस में रहते हुए जो छुट्टी आपको के क्रेडिट में जाती है उसको हम अर्न्ड लीव कहते हैं। सब रूल 1 इसका कहते हैं ऑल सर्विस रेंडर्ड बाय सिविल सर्वेंट
qualifies him to earn leave in accordance with these rules but shall not be earned during the period of leave। यानी कि छुट्टी पे जब आप होंगे एक महीने के लिए तो उसमें छुट्टी वाला जो महीना होगा तो एक महीने की जितनी आपकी लीव क्रेडिट पे जाती है वो नहीं जाएगी। जो आप ड्यूटी पे टाइम गुजारेंगे जितना भी आपका टाइम गुजरेगा उसके बदले में आपकी जो पर मंथ लीव अर्न करते हैं या जो आपके क्रेडिट पे छुट्टी जाती है वो आपको मिलेगी। सिंपल सी बात है, ड्यूटी पे होंगे तो छुट्टी आपके क्रेडिट पे जाएगी, अगर आप लीव पे होंगे तो वो लीव का पीरियड जो है वो आपको छुट्टी क्रेडिट नहीं होगी। सिंपल ये बात है इसमें। सब रूल 2 कहता है इसी हवाले से, एनी पीरियड स्पेंट बाय सिविल सर्वेंट इन फॉरेन सर्विस क्वालिफाइज हिम टू अर्न लीव। कि अगर कोई फॉरेन सर्विस में अपना टाइम गुजारता है और वो जॉब कर रहा था तो उसको लीव मिलेगी, प्रोवाइडेड दैट, इसकी शर्त साथ नथी कर दी गई, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लीव सैलरी इज पेड, यानी कि जो उसको लीव सैलरी की तरफ से मिलती इज पेड टू द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सच पीरियड, यानी कि ऐसे पीरियड पर उसके जो कंट्रीब्यूशन था लीव की सैलरी की तरफ वो उसने पे किया है गवर्नमेंट को। प्रोवाइडेड दैट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लीव सैलरी इज पेड टू द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सच पीरियड। क्योंकि जब फॉरेन में आप होते हैं तो आपको लीव जब आप गुजारते हैं तो उसके बदले में भी सैलरी मिलती है, तो क्या आपने उसका हिस्सा जो छुट्टी का बनता था वो अपने गवर्नमेंट के जो अकाउंट पे बनता था उसको आपने क्रेडिट किया या गवर्नमेंट को आपने वो पे किया है जो आपने छुट्टी के बदले में वहां पे तनख्वाह ली थी। इसके बाद आ जाता है जी रूल नंबर 3, अर्निंग एंड एकोमुलेशन ऑफ लीव। जो भी छुट्टी आप अर्न करते हैं वो आपके क्रेडिट में जाती है, आपकी एड ऑन होती रहती है। सो इसके बारे में है एकोमुलेशन ऑफ लीव, छुट्टी आपकी जमा होती जाती है, इसको आप कहेंगे एकोमुलेशन ऑफ लीव। अर्निंग क्या है, जो छुट्टी आपके क्रेडिट में जाएगी। सब रूल 1 कहता है, ये रूल नंबर 3 हम बात कर रहे हैं, सब रूल 1 इसका है, अ सिविल सर्वेंट शैल अर्न लीव ओनली ऑन फुल पे which shall be calculated at the rate of 4 days for every calendar month। यानी कि एक महीने में, एक मंथ के बदले में आपको 4 छुट्टियां क्रेडिट पे जाएंगी और जो महीना आप काम करेंगे यानी कि ऑन ड्यूटी होंगे तो वो आपके क्रेडिट में जाएंगी। कैलेंडर मंथ ऑफ द पीरियड ऑफ ड्यूटी रेंडर्ड एंड क्रेडिटेड टू द अकाउंट एज लीव ऑन फुल पे, जिसको हम कहते हैं लीव ऑन फुल पे, LFP जो है वो पर मंथ आपकी 4 जो है वो आपको क्रेडिट होती है। ड्यूटी पीरियड ऑफ 15 डेज और लेस इन अ कैलेंडर मंथ, अगर आपने 15 दिन या 15 दिन से कम आपने ड्यूटी की तो बीइंग इग्नोर्ड एंड दो ऑफ मोर देन 15 डेज बीइंग ट्रीटेड एज अ फुल कैलेंडर मंथ फॉर द पर्पज। यानी कि अगर आपने 15 दिन या इससे ज्यादा छुट्टी की तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी कि आप सिंपली कहें कि एक महीने के अंदर 16 दिन आप अगर ड्यूटी पे होंगे तो उस महीने की छुट्टी आपको क्रेडिट होगी और अगले महीने में फिर इसी तरह जाएं, उसमें आपने फिर 16 दिन काम किया और बाकी आपकी छुट्टी थी, इसमें भी पहले महीने में भी दूसरे महीने में भी इसी तरह से आपकी छुट्टी थी, लेकिन फिर इस तरह के केस में एक महीने की आपकी छुट्टी का क्रेडिट होगी, दोनों की आपकी क्रेडिट नहीं होगी। सो सिंपली दोबारा मैं इसको रीड आउट कर देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन इसमें ना हो। अ सिविल सर्वेंट शैल अर्न लीव ओनली ऑन फुल पे विच शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 4 डेज फॉर एवरी कैलेंडर। ये जो आपको छुट्टी मिलेगी वो विद फुल पे मिलेगी, आपकी पे से कोई कटौती इस छुट्टी के बदले में नहीं होगी और आपने काम किया होगा यानी कि आप ऑन ड्यूटी होंगे एट द रेट ऑफ 4 डेज फॉर एवरी कैलेंडर मंथ, यानी हर महीने जो एक साल के अंदर एक महीना होता है, एक महीने की 4 छुट्टियां बनेंगी, आपके पीरियड ऑफ ड्यूटी रेंडर्ड, वो पीरियड जिसमें आपने ड्यूटी रेंडर की है, एंड क्रेडिटेड टू लीव अकाउंट, जो आपका लीव छुट्टी का अकाउंट है उसमें ये क्रेडिट होगी। किस तरह से, एज लीव ऑन फुल पे, इसको हम LFP भी कहते हैं, जो एनुअल आपकी 48 दिन बनती है। ड्यूटी पीरियड ऑफ 15 डेज और लेस, यानी कि आपने ड्यूटी की है 15 दिन या इससे कम इन अ कैलेंडर मंथ बीइंग इग्नोर्ड, फिर ये महीना आपका इग्नोर कर दिया जाएगा, उसकी छुट्टी आपको क्रेडिट नहीं होगी। यानी कि आपने ड्यूटी की 15 दिन या 15 दिन से कम, अगर आपने 15 दिन से ज्यादा कर ली यानी कि 16 दिन, जहां पे मैंने आप बात की है 16 दिन आपने ड्यूटी की तो छुट्टी आपको क्रेडिट हो जाएगी, सिंपल है। इन अ कैलेंडर मंथ बीइंग इग्नोर्ड एंड दोज ऑफ मोर देन 15 डेज, यानी कि 16 दिन, 15 दिन से ज्यादा क्या होता है 16 दिन,
being treated as a full calendar month for the purpose। तो इस पर्पज के लिए अगर 15 दिन से ज्यादा का आपने ड्यूटी की, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, तो फिर आपकी जो 4 दिन की छुट्टी है ये क्रेडिट हो जाएगी। सब रूल 2 कहता है इफ अ सिविल सर्वेंट प्रोसीड्स ऑन लीव ड्यूरिंग अ कैलेंडर मंथ, एक महीने वो छुट्टी पर चला जाता है यानी कि कैलेंडर मंथ चल रहा है, तो एंड रिटर्न्स फ्रॉम इट ड्यूरिंग अनदर कैलेंडर मंथ, और अगले महीने फिर वो आता है, एंड द पीरियड ऑफ ड्यूटी इन आइदर मंथ इज मोर देन 15 डेज, यानी कि जब वो गया था तब भी उसकी उस वक्त थी 14 तारीख ना, उस वक्त थी लेट्स सपोज 16 तारीख थी, हम ये कह लेते हैं कि 17 तारीख थी, 17 तारीख थी और 17 अभी दिसंबर का महीना, तो दिसंबर की हम कर लेते हैं कि दिसंबर की वो 17 तारीख को गया, यानी कि 1 से लेकर 16 तक उसने ड्यूटी की, 16 दिन की, अब 4 छुट्टियां तो उसको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब 17 तारीख से वो ऑनवर्ड क्या करता है, 14 तारीख को वापस आ जाता है। अब 14 तारीख से आगे महीने के आगे देखें तो 16 दिन फिर बन जाते हैं, 16 दिन यहाँ पे भी उसने ड्यूटी की, 16 दिन यहाँ पे भी उसने जनवरी में भी ड्यूटी कर ली। अब क्या है, तो रूल के मुताबिक को दोनों छुट्टी उसको क्रेडिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड द पीरियड ऑफ ड्यूटी इन आइदर मंथ इज मोर देन 15 डेज, दोनों महीनों में 15 दिन से ज्यादा उसकी ड्यूटी बनती है। द लीव टू बी क्रेडिटेड फॉर बोथ द इनकम्प्लीट मंथ शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू दैट एडमिसिबल फॉर वन फुल कैलेंडर मंथ ओनली, यानी कि फिर इस तरह से होगा तो फिर उसकी एक महीने की छुट्टी उसको क्रेडिट होगी, एक महीने की इग्नोर कर दी जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद रूल नंबर 3 है देयर शैल बी नो मैक्सिमम लिमिट ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ सच लीव। तो इस तरह से आपकी छुट्टी जमा होती जाती है तो उसकी कोई हद नहीं है कि आपके क्रेडिट पे कितनी छुट्टियां हो जाएं, 200 हो जाए, 400 हो जाए, 600 हो जाए, उसकी कोई लिमिट नहीं, क्रेडिट पे चलती रहेंगी। सो ये था आज का हमारा सेशन। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पैटर्न पे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं उसका हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है अंडर द रिवाइज्ड लीव रूल्स 1980 टू होम डू दीज रूल्स अप्लाई। ये किस पे रूल्स अप्लाई होते हैं? ऑल सिविल सर्वेंट्स विदाउट एक्सेप्शन, बी सिविल सर्वेंट्स एम्प्लॉयड आफ्टर जुलाई 1st 1978 unless opted otherwise, option C civil servants employed before July 1st 1978 by default, option D civil servants working exclusively in foreign service। So right option is B civil servants employed after July 1st 1978 unless opted otherwise। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है what is the rate at which a civil servant earns leave on full pay? option A 2 days for every calendar month, option B 3 days for every calendar month, option C 4 days for every calendar month, option D 5 days for every calendar month। right option is 4 days for every calendar month। question number 3 when does a civil servant not earn leave according to the rules? option A during foreign service, B during the period of leave, option C during the period of suspension, option D during training periods। right option is during the period of leave। question number 4 what happens if a civil servant spends a period in foreign service regarding leave earnings? option A leave is not earned during foreign service, option B leave is earned only if the period is more than 6 months, option C leave is earned if a contribution towards leave salary is paid to the government, option D leave is earned at a reduced rate। right option is C leave is earned if contribution towards leave salary is paid to the government। question number 5 what is the maximum limit to on the accumulation of leave on full pay for a civil servant? option A 180 days, option B 240 days, option C 360 days, option D there is no maximum limit। right option is there is no maximum limit। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।